Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 7, the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act 1994. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will study the history, objective, reason, definition under the Act, Section 1 and 2, regulation of genetic counseling centers, genetic laboratories and genetic clinics, Section 3, Section 3A and 3B, regulation of prenatal diagnostic techniques, Section 4, written consent of pregnant women and prohibition of communicating the sex of fetus, Section 5, prohibition of determination, Section 6, constitution of the body, tenure, meeting, vacancy, authentication of orders, disqualifications, functions of Central Supervisory Board, Section 7 to 16, appropriate authority and advisory committee, Section 17 and 17A, registration of genetic counseling centers, genetic laboratories and genetic clinics, Section 18, offences and penalties, Section 23, maintenance of records and powers to search and seize records, Section 29 and 30. So let's get started. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, कि जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये सेक्स सिलेक्शन हमको प्रोहिबिट करना है. दिस इज ऑब्जेक्टिव नंबर 1. बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है. एंड नंबर 2, फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स. प्रीनेटल मतलब बिफोर बेबी, or you can say pregnancy period, and postnatal is after baby, so prenatal, postnatal, like that. So prenatal diagnostic techniques for purpose of detecting genetic abnormalities or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or certain congenital malformations or sex linked disorders, and तीसरा क्या है? For the prevention of their misuse for sex determination leading to female feticide and for matters connected therewith or incidental thereto. So many words जिसका मीनिंग हमको नहीं समझा, ठीक है. पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, कि हमको सेक्स सिलेक्शन प्रोहिबिट करना है. दूसरा है कि जब प्रीनेटल डायग्नोस्टिक होता है, मतलब प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आजकल कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं फॉर डिटेक्टिंग जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़, कि कोई जेनेटिकली कोई एबनॉर्मलिटी है क्या, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. क्रोमोजोल एबनॉर्मलिटी मतलब क्या, कि समझो अब जैसे हमको पता है साइंस में था कि 43 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 ऑफ ईच पेरेंट्स. तो अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी अगर है ना, तो उसके वजह से बेबी एबनॉर्मल हो सकता है, लाइक डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है उसका, या ट्राइजोमी 18. ये सब अलग अलग डिसीजेस है जो बेबी में आजकल पहले ही पता चल जाते हैं. मतलब पहले क्या होता था, बेबी थोड़ा 5-6 साल का हो रहा है, फिर हमको पता चल रहा है कि बेबी का ब्रेन थोड़ा सा स्लो है, या बेबी का कुछ ईयर में प्रॉब्लम है, आइज़ में प्रॉब्लम है. तो ये सब चीज़ें आजकल पहले ही पता चल जाती है थोड़ा सा चेक करने से, कि क्रोमोजम्स ठीक से मतलब 46 ही है या नहीं है. ये सब चीज़ें चेक होती है, टेस्ट होता है. तो दैट इज़ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़. या कुछ कॉन्जीनेंटल माल फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि बर्थ के टाइम पे ही कुछ डिफेक्ट हो जाना, जैसे कि हार्ट में डिफेक्ट है, हार्ट में होल होना, ये वो. या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या फिर किडनी के साइज़ में या किडनी के फंक्शनिंग में डिफेक्ट है. ये सब मालफॉर्मेशंस. या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हो गए, फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए, मतलब ऐसे कुछ जेनेटिक कंडीशंस जिसके वजह से मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ सकती है. और ये सब डिसऑर्डर्स को हम डिटेक्ट करते हैं प्रीनेटल. तो ये जो प्रोसीजर है इसको रेगुलेट करना. और तीसरा है, अब ये टेस्ट में अब डॉक्टर अगर इतना डिटेल में जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे तो ऑब्वियसली इसके थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए. तो नॉर्मली क्या होता है, अगर फीमेल है तो बच्चा गिरा दो, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन लीडिंग टू फीमेल फिटिसाइड. फिटिसाइड मतलब एबॉर्शन, जो फीटस है उसका एबॉर्शन. तो ये चीज़ को प्रिवेंट करना. पहला है प्रोहिबिट करेंगे सेक्स सिलेक्शन,
फिर जो प्रोसेस है, जो टेस्ट एंड ऑल होते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, उसको रेगुलेट करेंगे। और तीसरा सेक्स डिटर्मिनेशन के मिसयूज़ को प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से एबॉर्शन होता है, वो सब हम प्रिवेंट करेंगे। और इससे रिलेटेड मैटर्स इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एक्ट को हम क्या बुलाएंगे? द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर नहीं है अभी, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1996। अब इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज ए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिफाइंड अंडर सेक्शन 17, ये हम इसमें कवर करेंगे। बोर्ड means the central supervisory board constituted under section 7, we will cover this. Conceptus means any product of conception at any stage of development from fertilization until birth including extra embryonic membranes as well as embryo or fetus। तो conceptus मतलब क्या? एक embryo या fetus मतलब एक substance जो body में from conception till birth, कोई भी स्टेज पे उसको हम conceptus बोल सकते हैं। एम्ब्रॉय मीन्स क्या? एम्ब्रियो मीन्स अ डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 8th वीक, मतलब जब एक एग फर्टिलाइज हुआ तो वो एम्ब्रियो बन गया। तो एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स, तो 8 वीक्स तक उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म उसको। fetus means a human organism during the period of its development beginning on the 56th day। तो हमने क्या देखा? 0 to 56 डे तक वो एम्ब्रियो है और उसके बाद वो फीटस हो गया। बिगिनिंग ऑन द 56th डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन और क्रिएशन एंड एंडिंग एट द बर्थ। एंड कब हो रहा है? बर्थ। तो 56th डे के बाद हम उसको फीटस बोलते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, कोई इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या ऐसी कोई प्लेस जो जेनेटिक काउंसलिंग देती है पेशेंट्स को, उसको हम जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर बोलेंगे। जेनेटिक क्लिनिक मतलब अगेन सेम थिंग, कोई क्लिनिक, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या ऐसी कोई प्लेस जो कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जहाँ पे कंडक्ट होती है, दैट इज जेनेटिक क्लिनिक। मतलब टेस्ट ऑब्वियसली या सोनोग्राफीज। Genetic laboratory means a laboratory and includes a place where facilities are provided for conducting analysis or test of samples received from genetic clinic for prenatal diagnostic test। जो prenatal diagnostic test होती है इन जेनेटिक क्लिनिक्स, मतलब जेनेटिक क्लिनिक से जो सैंपल आते हैं टू टेस्ट द जीन्स, वो जाते हैं जेनेटिक लेबोरेटरी में। ठीक है, ये कहाँ से आएंगे? जेनेटिक क्लिनिक से आएंगे। गायनेकोलॉजिस्ट मीन्स अ पर्सन, मीन्स अ डॉक्टर पोजेसिंग द डिग्री और क्वालिफिकेशन इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन लगता है, MBBS के आगे MD। मेडिकल जेनेटिसिस्ट includes a person who possesses a degree or diploma in genetic science in the field of sex selection and prenatal diagnostic techniques or has experience of not less than 2 years, मतलब minimum 2 years का experience होना चाहिए in the field after obtaining medical qualification। MBBS लेने के बाद 2 साल का experience होना चाहिए minimum, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए उसके पास in biological science। पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का डॉक्टर हु पोजेस अ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन पीडियाट्रिक्स प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब ये क्या होता है? ऑल गायनेकोलॉजिकल या ऑब्स्ट्रिकल और मेडिकल प्रोसीजर सच एज अल्ट्रासोनोग्राफी, USG, पेटोस्कोपी और टेकिंग और रिमूविंग सैंपल्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जो बोलते हैं ना कि पेट के अंदर पानी होता है, जहाँ बेबी होता है, सैक में पानी होता है, पानी के अंदर बेबी होता है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। कोरियोनिक विली, एम्ब्रियो हमने देखा कि 56th डे तक एम्ब्रियो होता है। ब्लड और एनी अदर टिश्यू और फ्लूइड ऑफ अ मैन और ऑफ अ वुमेन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन
ब्लड सैंपल भी लेते हैं, और ये सब कहाँ जाते हैं, जेनेटिक लेबोरेटरी में या जेनेटिक क्लिनिक में फॉर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ एनालिसिस या एनी टाइप ऑफ टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ सेक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन. तो दैट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. अब टेक्निक्स क्या है, इंक्लूड्स ऑल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट. टेस्ट क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी या ऐसी कोई टेस्ट या एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एवरीथिंग सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम. Registered medical practitioner who possesses any recognized medical qualification as defined under section 2H of Indian Medical Council Act 1956 और जिसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में एंटर किया गया है. सेक्स सिलेक्शन इंक्लूड्स एनी प्रोसीजर, टेक्निक, टेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिस्क्रिप्शन और प्रोविजन ऑफ एनीथिंग फॉर द पर्पज ऑफ ensuring or increasing the probability that an embryo will be of a particular sex. तो क्या कर रहे हैं हम इसमें कि चांसेस बढ़ा दे रहे कि जो एम्ब्रियो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्स का होना चाहिए. फॉर एग्जांपल किसी को मेल चाइल्ड चाहिए तो सेक्स सिलेक्शन के थ्रू सेक्स को सिलेक्ट किया जाता है, जेंडर को, बेबी के जेंडर को सिलेक्ट किया जाता है. सोनोलॉजिस्ट और इमेजिंग स्पेशलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु पोजेस मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है इन अल्ट्रासोनोग्राफी और इमेजिंग टेक्निक्स और रेडियोलॉजी. रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक्स. Section 3. On and from the commencement of this Act, no genetic counseling center, genetic laboratory or genetic clinic unless registered under this Act, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है वो shall conduct or associate with or help in conducting activities relating to prenatal diagnostic technique. मतलब क्या बोला है, सिर्फ रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, रजिस्टर्ड जेनेटिक लेबोरेटरी या रजिस्टर्ड जेनेटिक क्लिनिक ही प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकते हैं. नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर और जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक, हम इसके शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं GCC, GLGC, shall employ or cause to be employed or take services of any person whether on honorary basis or on payment who does not possess the qualification as may be prescribed. तो हमने डेफिनेशन में देखा कि कुछ क्वालिफिकेशंस है कि कहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए फ्रॉम इंडियन मेडिकल सेंटर्स इंस्टीट्यूट्स. तो जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उस इंसान को ये लोग एम्प्लॉय नहीं कर सकते. नॉर दे कैन कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्ट और एड इन कंडक्टिंग, एड मतलब हेल्प इन कंडक्टिंग थ्रू एनी पर्सन एनी डायग्नोस्टिक टेक्निक एट अ प्लेस अदर देन प्लेस रजिस्टर्ड. तो जहाँ जिस एड्रेस पे उन्होंने प्लेस रजिस्टर किए वो एड्रेस छोड़ के कहीं और वो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कंडक्ट नहीं कर सकते. दिस इज सेक्शन नंबर 3. सेक्शन 3A बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन. कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग अ स्पेशलिस्ट या उसकी टीम इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी किसी भी तरीके का सेक्स सिलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकती या उसकी कंडक्ट करने में हेल्प नहीं कर सकती किसी वुमेन को, मेन को या दोनों को, और एनी टिश्यू, एम्ब्रियो, कंसेप्टस, फ्लूइड और गैमेट्स डिप्राइव्ड फ्रॉम आइदर और बोथ ऑफ देम. सो सेक्स सिलेक्शन इज प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन 3A. प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सेट्रा टू पर्सन, लेबोरेटरीज, क्लिनिक एक्सेट्रा नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. जो भी पर्सन हो गया, क्लिनिक हो गया, लेबोरेटरी सेंटर हो गया, काउंसलिंग सेंटर हो गया, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन सेल नहीं कर सकते. दैट इज प्रोहिबिटेड इफ द सेंटर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. इस एक्ट के कमेंसमेंट से या उसके बाद कोई भी प्लेस including registered GCC, GL or GC shall be used or caused to be used by any person for conducting prenatal diagnostic technique except for the purpose specified in clause 2. मतलब ये पर्पसेस छोड़ के जो क्लॉज 2 में मेंशन है ये छोड़ के कोई भी रजिस्टर्ड सेंटर हो या कोई भी प्लेस हो वो बाकी चीज़ों के लिए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ नहीं कर सकती है. एंड व्हाट आर दोस एनोमलिटीज जो हमने ऑब्जेक्टिव में देखे थे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीज, यूमोग्लोबिनोपैथीसिस, अगेन ये न्यू वर्ड है, ऊपर के दो तो समझाए थे. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमको फैमिली से आता है, इनहेरिट होता है
इसके वजह से एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है किसमें, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में। तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है, ये चेक करने के लिए सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज, कॉन्जिनेटल एबनॉर्मलीज या एनी अदर एबनॉर्मलिटी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड। No prenatal diagnostic technique shall be used or conducted unless person qualified to do is satisfied for reasons in writing. तुमको writing में reasons देने कि why it is done or that any of the following conditions are fulfilled, namely और किस केस में कर सकते हैं, जहाँ प्रेग्नेंट वुमेन की एज अबव 35 ईयर्स है, शी हैज़ ऑलरेडी अंडरगॉन 2 or more spontaneous abortions or fetal loss, she has been exposed to potential teratogenic agents like drugs, radiation, infection or chemical, she has a family history of deformity such as spasticity or any other genetic disorder, any other condition specified by the board. ये 4 कंडीशंस अगर है तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक हो सकता है। जो भी पर्सन अल्ट्रा सोनोग्राफी कर रहा है किसी प्रेग्नेंट वुमेन की, उसको कंप्लीट रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि क्या डिफिशियंसी हुई है, क्या इनएक्यूरेसी उसने उसकी सोनोग्राफी में देखी है। अगर वो कॉन्ट्रावीन करता है तो प्रोविजन ऑफ 5-6 विल अप्लाई। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन शैल सीक और एनकरेज द कंडक्ट ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑन हर एक्सेप्ट फॉर द पर्पज इन क्लॉज 2। क्लॉज 2 के पर्पज छोड़ के कोई और रीज़न के लिए हस्बैंड या रिलेटिव प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए फोर्स नहीं कर सकता। No person including a relative or husband of a woman shall seek or encourage the conduct of, या वो सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स के को कंडक्ट करने के लिए encourage नहीं कर सकता है। Written consent of pregnant women and prohibition of communicating the sex of fetus. No person referred to in clause 2 of section 3 shall conduct the prenatal diagnostic procedure, मतलब जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, राइट, वो दिया था, वो क्वालिफिकेशन नहीं है। Unless he is explained all known side and after effect of such procedure to the pregnant woman concerned, he has obtained in the prescribed form her written consent. written consent लेना जरूरी है, in which language she understands. Copy of written consent उस pregnant woman को देना है और सारे कम्युनिकेशंस होने चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को या उसके रिलेटिव्स को और एनी अदर पर्सन द सेक्स ऑफ फीटस बाय बर्थ साइन और इन अदर मैनर। तो कोई भी पर्सन सेक्स और या ये चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिटेड। नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर GCC या GL या जेनेटिक क्लिनिक क्या करेगा, शैल कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्टेड इन इट सेंटर लेबोरेटरी क्लिनिक और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स। किसी भी रीजन से कोई भी टेक्निक यूज करके सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकता, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 6। No person shall conduct this prenatal diagnostic technique या USG for the purpose of sex determination या fetus का sex जानने के लिए या फिर sex selection के लिए, so that is prohibited। Constitution of Central Supervisory Board। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 7 एंड दैट विल बी नोन एज सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, जिसके टू एक्सरसाइज द पावर एंड फंक्शंस विच आर गिवन इन द एक्ट। अब बोर्ड में क्या क्या रहेगा, द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर हु शैल बी द चेयरमैन, मतलब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in charge of department of family welfare shall be vice chairman, और 3 members लेंगे हम to be appointed by central government to represent the ministry of central government in charge of women and child development, department of legal affairs और legislative department in the ministry of law and justice and Indian system of medicine and homeopathy ex officio, the director general of health service of the central government ex officio। 10 members to be appointed by CG, 2 each from amongst eminent medical genetist, eminent gynecologist and obstetrician or expert of Sriroga or Parasutantra, eminent pediatrician, eminent social scientist, representative of women welfare organization। सब दो दो लेके 10 member। 3 women member of parliament,
MP की 3 वुमेन्स, of whom 2 shall be elected by House of the People and 1 by the Council of State. 4 members again appointed by CG by rotation to represent the state and union territories, 2 in the alphabetical order and 2 in the reverse alphabetical order, provided that no appointment under this clause shall be made except on the recommendation of SG. SG के recommendation के बिना कोई appointment नहीं होगा. फिर एक और है, an officer not below the rank of joint secretary or equivalent to the central government in charge of the family welfare who shall be member secretary ex officio. अब टर्म क्या रहेगा इनका? टर्म इज डिसाइडेड इन सेक्शन नंबर 8. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल बी, अगर अपॉइंटमेंट हुआ है क्लॉज ई या क्लॉज एफ में ऑफ सबसेक्शन 2. ई और एफ क्या है? ई है वो 10 मेंबर्स 2 ईच, और एफ है 3 वुमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो उनके लिए क्या है? 3 years. Provided that term will come to an end as soon as the member become a minister or minister of state or deputy minister या speaker or the deputy speaker of house of people. इसके लिए F में वो 3 वुमेन में से. अगर G में हुआ है अपॉइंटमेंट वो 4 मेंबर्स का, तो दैट इज़ 1 year. अगर कैजुअल वैकेंसी होती है, मतलब किसी रीज़न के वजह से किसी मेंबर को ऑफिस खाली करना पड़ता है बाय रीज़न ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज इस फंक्शन और एनी रीज़न, इनकेपेसिटी, इलनेस, तो वो वैकेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल करेगा बाय फ्रेश अपॉइंटमेंट. और जो मेंबर अपॉइंट किया है ही विल बी अपॉइंटेड फॉर द पीरियड जितने पीरियड उस पहले ऑफिसर का बाकी था. वाइस चेयरमैन शैल परफॉर्म सच फंक्शन एज असाइंड बाय चेयरमैन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. मीटिंग्स ऑफ बोर्ड सेक्शन 9. बोर्ड मीटिंग लेगा at such time and place and shall observe such rule as prescribed under the act to the transaction of business and meeting at least once in 6 months. मिलना बोर्ड की ड्यूटी है. द चेयरमैन विल प्रिसाइड द मीटिंग, और अगर चेयरमैन नहीं है तो उसके एब्सेंस में वाइस चेयरमैन. अगर किसी रीज़न से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों में मीटिंग में नहीं आ सकते तो कोई एक ऐसे मेंबर को वो चूज़ करेंगे हु विल प्रिसाइड द मीटिंग. जो भी क्वेश्चन मीटिंग में आते हैं दैट विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उसका मेजॉरिटी लेके द डिसीजन विल बी गिवन. और अगर इक्वल वोट्स है तो चेयरमैन का जो वोट है वो कास्टिंग वोट रहेगा, तो चेयरमैन को एक सेकेंड वोट या एक कास्टिंग वोट मिलेगा. एक्स ऑफिशियो मेंबर छोड़ के जो अदर मेंबर्स है दे विल रिसीव अलाउंसेस इफ एनी फ्रॉम द बोर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the board. बोर्ड की कोई भी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं मानी जाएंगी merely on the reason of any vacancy or any defect in the constitution of the board or any defect in the appointment of person acting as a member of the board or any other irregularities. ये reasons के वजह से, ये vacancies के वजह से जो proceedings हुई है उसको invalidate नहीं माना जाएगा, not to invalidate. Temporary association of persons with the board for particular reasons. Section 11. अगर बोर्ड चाहे तो किसी भी पर्सन को असिस्टेंस के लिए टेम्पररीली अपॉइंट कर सकता है. अब उस पर्सन का राइट रहेगा कि ही कैन टेक पार्ट इन द डिसीजन रिलेवेंट टू दैट पर्पस, बट ही विल नॉट हैव द वोटिंग राइट. वोटिंग राइट उसके पास नहीं है एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड शैल नॉट बी अ मेंबर फॉर एनी अदर पर्पस. मतलब जिस पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया गया है या एसोसिएट किया गया है टेम्परली, वो उतने ही डिस्कशन में पार्ट ले सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड. सेक्शन 12. इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए या सारे फंक्शंस को ड्यूली डिस्चार्ज करने के लिए सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस और भी एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी विल बी अपॉइंटेड. The appointment shall be subject to the approval of central government. जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट्स होते हैं they shall be subject to such conditions of service and shall be entitled to such remuneration as may be specified in the regulation. Authentication of orders and other instruments of the board. Section 13. जो भी ऑर्डर्स या डिसीजंस बोर्ड ले रहा है shall be authenticated by the signature of the chairman या एनी अदर मेंबर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. तो अगर चेयरमैन नहीं है तो एनी अदर मेंबर ऑथराइज्ड.
और बाकी के इंस्ट्रूमेंट शैल बी साइंड बाय द मेंबर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ऑथराइज्ड इन दिस मैनर. Disqualification for appointment as a member, section 14. A person shall be disqualified for being appointed as a member if he, अगर उसने कोई offense commit किया है, he has convicted and sentenced to imprisonment for offense, and that offense in the opinion of central government was the offense involving moral turpitude. उसको undischarged insolvent declare किया गया है, he is of unsound mind declared by the competent court, या he is removed from government services or a corporation owned or controlled by government, या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि his financial or other interest in the board is likely to affect prejudicially the discharge by him as functional member. मतलब उसका कुछ इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट, जिसके वजह से उसके डिसीजंस अफेक्ट कर सकते हैं. और इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ प्रमोशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स या सेक्स सिलेक्शन में ही वॉज एसोसिएटेड, देन इन दैट केस ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड. फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 16. बोर्ड के फंक्शंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू यूज ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स एंड अगेंस्ट देयर मिसयूज. एक्ट में जो प्रोविजंस है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे कि उसको रिव्यू करना, मॉनिटर करना और अकॉर्डिंगली अपने रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना. पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ प्री नेटल या प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन या प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस लीडिंग टू फीमेल एबॉर्शंस. टू ले डाउन अ कोड टू बी ऑब्जर्व बाय पर्सन वर्किंग एट GCC, GL and GC to oversee the performance of various bodies constituted under the act and accordingly appropriate steps लेना or any other function as may be prescribed by the act. Appropriate authority and advisory committee. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है फॉर ईच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वन और मोर अपरोटिंग अथॉरिटी को फॉर होल और पार्ट ऑफ द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन अपॉइंट. ठीक है, द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय वन दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय टू दैट इज स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? व्हेन अपॉइंटेड फॉर द होल ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मेंबर्स. कौन 3 मेंबर्स रहेंगे? चेयरपर्सन रहेगा ऑफिसर ऑफ और अबव द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली मेंबर, eminent women representing women's organization and officer of law department of state or union territory concerned. Provided that ये state या union government का ड्यूटी रहेगा कि वो appropriate authority को within 3 months of prenatal diagnostic technique regulation and prevention of misuse amendment act 2002 अपॉइंट कर दे, और अगर कोई वैकेंसी है तो that shall be filled within 3 months of the occurrence. मतलब जब से वैकेंसी हो रही है उसके 3 महीने में किसी और को उस प्लेस पे अपॉइंट कर दो. व्हेन अपॉइंटेड और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन ऑफ सच रैंक और द अदर एज द केस में बी दे में डीम फिट. अब वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का काम क्या है कि जो GCC है, GL है, GC है, उनको रजिस्ट्रेशन देना, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना या कैंसिल करना, स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करना फॉर देयर फंक्शनिंग, अगर कोई कंप्लेन है उनके अगेंस्ट तो इन्वेस्टिगेट करना, AC के एडवाइस सीख करना, कंसिडर करना ऑन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर कहीं सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स यूज़ हुई है तो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेना उनके अगेंस्ट. पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सिलेक्शन या प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. बोर्ड के जो प्रोविजंस है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, बोर्ड को या स्टेट बोर्ड को रिकमेंड करना कि कुछ रूल्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत है क्या. टू टेक एक्शंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी कमिटी मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. CG या SG चाहे तो एक एडवाइजरी कमिटी कंस्टिट्यूट कर सकती है फॉर ईच अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ताकि वो उसकी हेल्प करे इन डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन. और वो एडवाइजरी कमेटी क्या रहेगी? इट शैल कंसिस्ट ऑफ 3 मेडिकल एक्सपर्ट, 1 फ्रॉम गायनेकोलॉजिस्ट, 1 फॉर ऑब्स्ट्रिशियन, 1 फॉर पीडियाट्रिशियन एंड मेडिकल जेनेटिस्ट, 1 लीगल एक्सपर्ट.
1 officer to represent the department dealing with information and publicity of SG or UT as the case may be, 3 members of social workers who not less than 1 shall be from among us representative of women organization. और ऐसा कोई पर्सन हु इज इन द प्रमोशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक या डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, तो उसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमिटी. एडवाइजरी कमिटी एज एंड व्हेन दे फिट, मतलब उनको जब भी ज़रूरत लगती है वो मिलेंगी, वो कंसिडर करेंगी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन या किसका कैंसिल करना है, सस्पेंड करना है, और अकॉर्डिंगली एडवाइस करेगी. 2 मीटिंग के बीच का पीरियड शैल नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब पीरियड. Terms and conditions for which they are appointed as advisory committee need to be followed properly and they will have to discharge their function properly. अब इनके powers क्या है? They can summon a person who is in possession of information relating to violation of this act. अगर किसी पर्सन के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ इस एक्ट के रूल्स का वायलेशन हुआ है, तो उस पर्सन को समन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट, उसके अगेंस्ट सर्च वारंट इशू कर सकते हैं या एनी अदर मैटर विच इज प्रिस्क्राइब्ड. रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसिलिंग सेंटर GL और GC. कोई भी पर्सन GCC, GL या GC बिना रजिस्ट्रेशन के ओपन नहीं कर सकता, या फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या कोई प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकता. उसको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, विथ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. फिर GCC, GL, GC क्या करेंगे? एक्सक्लूसिवली इन काउंसिलिंग फॉर कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स mentioned in section 4 immediately from the commencement of this act shall apply for registration within 60 days from the date of such commencement. They shall cease to conduct any such counseling कब? On the expiry of 6 months from the date of commencement of this act. क्यों? क्योंकि if they have not applied for registration और the previous application is disposed of, तो इस केस में उनको immediately उनका functioning रोकना पड़ेगा. No GCC, GL or GC shall be registered under the act unless the appropriate authority is satisfied. जब तक appropriate authority satisfied नहीं है, उनको registration नहीं मिलेगा. Offences and penalty section 23. कोई भी मेडिकल जेनेटिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या ऐसा कोई पर्सन हु ओन्स अ GCC, अ GL और GC is employed in such center, laboratory or clinic and renders his professional or technical service to or at such a center, laboratory or clinic, whether on a honorary basis or otherwise, and if he contravenes any of the provision of this act, तो उसके अगेंस्ट क्या पनिशमेंट है? imprisonment for a term which may extend to 3 years और फाइन which may extend to 10,000 rupees. और अगर फिर से वो पकड़ा गया तो फिर जेल रहेगा 5 years और फाइन रहेगी 50,000. उसका नाम जाएगा शैल बी रिपोर्टेड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू द स्टेट मेडिकल काउंसिल, और उसके अगेंस्ट फिर वो नेसेसरी एक्शन लेंगे लाइक सस्पेंशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन और एनी अदर थिंग, या उसको परमानेंटली सस्पेंड कर सकते या सिर्फ 5 years के लिए उसका प्रैक्टिस स्टॉप कर सकते, लाइक दैट. कोई भी पर्सन जो हेल्प ले रहा है GCC की या GL की या GC की या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की या कोई मेडिकल जेनेट, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, इमेजिंग स्पेशलिटी की, क्यों? फॉर सेक्स सिलेक्शन, तो ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग 3 years, फाइन विच इज़ 50,000. और अगर दूसरी बार कर रहा है तो अगेन 5 years और फाइन है 1 lakh. For removal of doubt, ये subsection 3 के provision shall not apply to women who was compelled to undergo, मतलब जिसको उसके घर वालों ने फोर्स किया है डायग्नोस्टिक टेक्निक करने के लिए, उसको ये फाइन नहीं लगेगा. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड सेक्शन 29. सब रिकॉर्ड्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, कंसेंट लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स GCC को, GL को, GC को मेंटेन करने पड़ते हैं और उसको प्रिजर्व करना पड़ता है. रीजनेबल टाइम पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंस्पेक्शन के लिए आती है और वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है. पावर टू सर्च एंड सीज रिकॉर्ड्स सेक्शन 30. अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास रीज़न है, रीज़न टू बिलीव कि कोई ऑफेंस हुआ है अंडर दिस एक्ट एंड दैट इज बीइंग कमिटेड एट एनी GCC, GL या GC या कोई अदर प्लेस, तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या करेगी?
सर्च करेगी एट ऑल रीजनेबल टाइम विद असिस्टेंस एज मे बी नेसेसरी। वो GCC GLGC के बुक्स मंगा सकती है, उसके रिकॉर्ड्स एग्जामाइन कर सकती है, रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, पैम्पलेट्स, एडवर्टाइजमेंट्स या जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जिस पे उनको डाउट है वो मंगा के वो उसको सीज कर सकती है, सील कर सकती है। जिस जो भी एज एविडेंस काम करेगा उसको वो अपने अंडर ले सकती है। So they have this power. Who? Appropriate authority. The provision of CRPC relating to search and seizure so far as may be applied to every search or seizure made under the act. तो CRPC के provisions भी यहाँ apply हो जाएंगे, appropriate authority के पास वो power है। So we have covered the entire act. Let's again go to the synopsis. हमने हिस्ट्री देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, डेफिनेशंस देखे बहुत सारे, सेक्शन 3, 3A 3B देखा, सेक्शन 4 देखा, और यही वुमेन का रिटर्न कंसेंट देखा, प्रोहिबिशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स देखा, सेक्शन 6, फिर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन, टेन्योर, उसके मीटिंग्स, वैकेंसीज, ऑथेंटिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, फंक्शन सब देखा। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उसकी एडवाइजरी कमेटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पावर्स, फंक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ GCC GLGC, offenses and penalties, maintenance of records by GCC GL and GC, and power to search and seize records by AA if they have reason to believe कि कोई offense हुआ है under this act. So I hope you understood. Thank you.